न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले बता दो कि इस स्टोरी में भी हमारा मेन कैरेक्टर एक नाजायज बेटा होता है। इसे क्लैन के बाहर से लेकर लाया गया होता है, तो वहीं उसे फैमिली रिचुअल स्टील सिलेक्शन रिचुअल के अंदर उसे सबसे बेस्ट रैंक की शॉट मिलती है। इसकी वजह से वो काफी मेहनत करता है, लेकिन वही डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता और उसे 30 साल की उम्र में अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो 10 सालों तक अपने क्लैन के सभी लोगों से छुपकर भाग रहा होता है और 10 साल बाद उसी क्लैन के शैडो स्क्वाड वॉरियर ने उसे फिर से ढूंढ लिया और उसे क्लैन का ऑर्डर देते हुए बताते हैं कि क्लैन की तरफ से तुम्हें ऑर्डर मिला है कि अनएक्सप्लोर्ड एरिया के अंदर जाकर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना। जिसके बाद वो उसे उस जगह पर लेकर जाते हैं और उस जगह पर लेकर जाने के बाद उसे वहां पर मार देते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लीचल सोचता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा और मैंने काफी मेहनत की, लेकिन फिर भी अब मैं लास्ट में इस तरीके से मारा जाऊंगा। जिसके बाद न्यू स्टोरी की शुरुआत में हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि साउथ कोरिया के अनएक्सप्लोर्ड एरिया में इकट्ठा हुए होते हैं। वहीं उनमें से एक व्यक्ति को हमें दिखाया जाता है। तभी उसके बाद दूसरा व्यक्ति आते हुए बोलता है कि तुम एक्सप्लोरेशन टीम के अंदर पहली बार आए हो, जिसे वो व्यक्ति हाँ बोलता है और आगे बोलता है कि मैं काफी नर्वस हूँ। वहीं दूसरा व्यक्ति उससे बोलता है कि तुम्हें अपने दिमाग और अपनी बॉडी दोनों को तैयार कर लेना चाहिए और आगे बोलता है कि हजारों सालों से ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड है और इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर और एशियन मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। जिसकी वजह से वो व्यक्ति बोलता है कि हमारी टीम का लीडर मार्शल ली क्लैन पेट्रियाज का भाई है, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। वहीं उसके बाजू बैठा व्यक्ति ली चुल की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो एक नाजायज बेटा है और वो काफी कमजोर होने की वजह से उसे ली क्लैन से बाहर निकाल दिया गया और उसके साथ ही उसके अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है। उसके साथ ही उसकी उम्र के हिसाब से बस वो सिर्फ 7th रैंक मार्शल आर्टिस्ट है, तो हमें ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी लीचुअल के सामने एक शैडो स्क्वाड वॉरियर आते हुए बोलता है कि टीम लीडर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिसे लीचुअल उसे हाँ बोलता है और आगे बढ़ते हुए सोचता है कि शैडो स्क्वाड वॉरियर ली क्लैन पेट्रियाज की सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट स्क्वाड है, लेकिन उन सभी को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। वहीं उन सभी के अंदर से मुझे एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है और इस मिशन को भी लेकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और लीचुअल अपने पास्ट को याद करते हुए सोचता है कि एक समय पर मेरे पास भी काफी सारे सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था। तो उसके साथ ही उस समय पर जब मुझे ली क्लैन का मैं हिस्सा हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ और जब मुझे स्टील सिलेक्शन रिचुअल में सबसे बेस्ट वेपन ने चूज किया, जिसकी वजह से मैंने हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश की ताकि सभी लोग मुझे जान सकें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं डॉक्टर उसकी चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा और आगे बोलता है कि इसकी वजह से तुम मैजिक नहीं सीख सकते और अगर तुमने किसी तरह मार्शल आर्ट सीख भी लिया तो तुम उसे सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। और आगे बोलता है कि तुम्हारे लिए 9th रैंक तक पहुंचना एक चमत्कार से कम नहीं होगा। जिसे लीचुअल आगे बताता है कि जब दूसरे लोगों को इस कंडीशन के बारे में पता चला तो उन सभी लोगों ने सिलेक्शन रिचुअल में जो कुछ भी हुआ उसे एक गलती बताया। फिर भी मैंने काफी मेहनत की और डॉक्टरों की बात को गलत साबित करते हुए मैंने 25 साल की उम्र में 7th रैंक को हासिल कर लिया। वहीं मेरे दूसरे रिश्तेदारों के लिए इस रैंक को हासिल करना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं फिर भी काफी खुश था। उसके बाद ही जब मैं 30 साल का हुआ तो मुझे ली क्लैन से बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। और उस समय पर अगर मेरे बड़े भाई ने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं ली क्लैन से मरा हुआ बाहर निकलता और तब से लेकर मैं लगातार भाग रहा हूँ और अब 10 साल हो गए हैं और एक समय ऐसा है जहाँ हमारा राजा भी नहीं रहा और अनएक्सप्लोर्ड एरिया भी काफी बढ़ने लगा। उसके साथ ही मॉन्स्टरों का हमला भी काफी बढ़ गया। जिसके बाद लीचुअल एक न्यूज़पेपर को उठाते हुए बोलता है कि मेरे पिता मार्शल आर्ट के एक अच्छे लेवल को हासिल किया और मेरे पिता ली क्लैन के पेट्रियाज अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उसके पास शैडो स्क्वाड वॉरियर का एक व्यक्ति आते हुए लीचुअल को यंग मास्टर बोलता है, जिससे लीचुअल उससे पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो वहीं वो शैडो स्क्वाड वॉरियर लीचुअल को एक कागज देते हुए बोलता है कि आपके लिए एक ऑर्डर है। जिसे लीचुअल सोचता है कि वो सभी मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं। जिसके बाद लीचुअल उस लेटर को देखता है जिसमें B1 जोन अनएक्सप्लोर्ड एरिया को इन्वेस्टिगेशन करने का कहा गया होता है और उसे आज शाम 6:30 बजे एक एक्सप्लोरेशन टीम के अंदर ज्वाइन करने के लिए लिखा हुआ होता है। जिसे लीचुअल सोचता है कि पेट्रियाज ली जिनसुंग का तीसरा बेटा पेट्रियाज बन चुका है और सबसे पहले बेटे का क्या हुआ। वहीं वो वॉरियर लीचुअल को 1 घंटे बाद मिलने का बोलता है, तो वहीं लीचुअल उससे पूछता है कि सबसे पहले बेटे का क्या हुआ। वहीं वो वॉरियर उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देता। जिसे लीचुअल उन्हें आगे बोलता है कि मुझे अनएक्सप्लोर्ड एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देने का क्या मतलब है और मैंने 10 साल से तलवार भी नहीं चलाई है। उसके साथ ही मैं 7th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। जिससे वो मार्क्स वॉरियर बोलता है कि तो तुम क्या ऑर्डर को मना करना चाहते हो। जिसे लीचुअल उन्हें देखता है कि उन्होंने अपनी शॉट को पकड़ लिया है और आगे सोचता है कि मना करने का मतलब है कि मारे जाना। जिसे लीचुअल उन्हें बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद
बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं ली चोल काफी गुस्सा होता है, जिसके बाद हमें ली चोल को प्रेजेंट टाइम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसी व्यक्ति को अपने सामने एक जगह पर अबेंडन बिल्डिंग दिखाई देती है। वहीं वो आगे बोलता है कि इस बिल्डिंग की सुरक्षा काफी अच्छे तरीके से की गई है। जिसके बाद वो मार्क्स वॉरियर बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद वो सभी जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उन्हें अपने सामने काफी सारे एशियंट मॉन्स्टर और इंसानों की हड्डियां दिखाई देती है, जिससे वो काफी हैरान होते हैं। तभी वो मार्क्स वॉरियर अपने सभी साथियों को आगे बढ़ने और शुरू करने का बोलता है, जिससे शैडो स्क्वाड के सभी वॉरियर काफी तेजी से आगे जाते हुए लोगों को मारने लगते हैं। जिससे ली चोल और उसके बाजू खड़ा व्यक्ति उन सभी को हैरान होते हुए देखता है और आगे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वो वॉरियर उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम ली क्लैन के लिए मर रहे हो। तभी ली चोल उस मार्क्स वॉरियर के बॉडी के अंदर अपनी शॉट को घुसाते हुए बोलता है कि इसके पीछे कौन है। तो वहीं वो मार्क्स वॉरियर उस शॉट को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलता है कि तुम सबको यहाँ पर लाकर मारने का ऑर्डर मिला था। तभी वो वॉरियर उस शॉट को तोड़ देता है। वहीं ली चोल देखता है कि उस मार्क्स वॉरियर के सभी घाव भर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति उस मार्क्स वॉरियर के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो मार्क्स वॉरियर अपनी शॉट से उस व्यक्ति के 2 टुकड़े कर देता है और ली चोल को काफी दूर कर देता है। शैडो स्क्वाड वॉरियर ली चोल की तरफ देखकर हंसते हुए और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर ली क्लैन का ब्लड है। वहीं उस अटैक की वजह से ली चोल काफी दूर जाकर एक दीवार से टकराता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। वहीं वो सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ और आगे बोलता है कि मुझे अभी एक वेपन की जरूरत है। जिसके बाद उससे अपने सामने एक शॉट दिखाई देती है और वो जैसे ही ली चोल उस शॉट को जाकर लेता है तो वो शॉट हवा में गायब होने लगती है। वहीं उसके पीछे वही शैडो स्क्वाड वॉरियर आते हुए बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ली क्लैन का कोई व्यक्ति इतना ज्यादा कमजोर हो सकता है, और ली चोल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ली चोल जमीन पर गिरते हुए सोचता है कि हेवन काफी बेरहम है और आगे बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए और भागते हुए बिता दी, शायद मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, तो मुझे प्लीज एक दूसरा मौका चाहिए। जिसके बाद हम ली चोल की आंखों को खुलते हुए देखते हैं, जहाँ वो बोलता है कि ये वो इस मेरे फादर की। जिसके बाद जैसे ही ली चोल की पूरी तरीके से आंखें खुल जाती है तो वो अपने सामने अपने पिता को देखता है, जिनका नाम ली टेंसिंग होता है। तभी ली चोल नोटिस करता है कि उसके फादर और बटलर काफी यंग दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ली चोल जैसे ही उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो अपने हाथ को देखकर हैरान होता है और बोलता है कि ये एक छोटे बच्चे के हाथ है। जिसके बाद सोचता है कि मुझे तो मर जाना चाहिए था, क्या ये आफ्टर लाइफ है। वहीं ली चोल के फादर बटलर से बोलते हैं कि अब से इसका नाम यांग होगा और इसे दूसरे बच्चों की तरह स्टील सिलेक्शन रिचुअल में हिस्सा लेना होगा। जिसकी वजह से बटलर बोलता है कि मैं अभी बस 5 महीने बड़ी है तो अभी तैयार नहीं है। जिसकी वजह से ली चोल के फादर बोलते हैं कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से चले जाते हैं। जिसे ली चोल सोचता है कि मेरे फादर के बारे में जैसे मैंने सोचा था ये वैसे ही है, और आगे सोचता है कि ये सब इतना रियल लग रहा है कि जैसे मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। इसके बाद ली चोल कुछ समय पहले को याद करता है, जहाँ उसके फादर ने बोला था कि उसे भी बाकी दूसरों बच्चों के साथ स्टील सिलेक्शन रिचुअल में हिस्सा लेना होगा। जिससे वो काफी हैरान होते हुए सोचता है कि क्या मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। इसके बाद हम ली चोल को अपनी पास्ट लाइफ में वापस आए 5 महीने बाद देखते हैं। वहीं ली चोल बताता है कि अब स्टील सिलेक्शन रिचुअल का दिन आ चुका है और इस समय क्लैन के दूसरे बच्चे जिन्हें वेपन द्वारा चूज कर लिया गया है वो अपने टैलेंट को दिखाते हैं। और ली चोल अपने फादर के बारे में बताता है कि उन्होंने अपने समय में काफी सारी शॉट्स द्वारा चूज किया गया था, जिसकी वजह से वो अपनी जनरेशन के सबसे बेस्ट शॉट्समैन बने। और अपने सबसे बड़े भाई के बारे में बताता है कि उसे स्वॉर्ड्स और मैजिकल बुक के साथ स्टाफ ने सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से वो मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप की वजह से काफी फेमस है। तो इस बार मेरी बारी है। वहीं वो सर्वेंट बोलती है कि यंग मास्टर ने नए कपड़े पहने और आज वो एक अलग ही एनवायरनमेंट में है, तो भी वो बिल्कुल भी शांत है, रो नहीं रहे हैं। और वो सर्वेंट आगे बोलती है कि सब कुछ अच्छा होगा, आपका फ्यूचर काफी अच्छा होगा। इससे ली चोल सोचता है कि मेरी सर्वेंट मेरी मदर की तरह है, लेकिन मेरे दूसरे भाई की वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया था पास्ट लाइफ में। और आगे बोलता है कि वही एक ऐसी थी जो कि मेरे अकेले होने की वजह से रोती थी, तो इस बार मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा और इस बार मैं इसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करके रहूंगा। जिसके बाद वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर तैयार हो गए हैं, जिससे वो सर्वेंट बोलती है कि हमें अब चलना चाहिए। जिसके बाद हम बटलर को देखते हैं तो ली क्लैन पैट्रियार्च से बोलता है कि सभी तैयारियां पूरी हो गई है, जिससे ली क्लैन पैट्रियार्च चलने के लिए बोलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं उनके पीछे हमें काफी सारी सर्वेंट को भी दिखाया जाता है। इसके बाद हम एक अरीना को देखते हैं, वहीं उनके चारों तरफ काफी लोग बैठे होते हैं। वहीं ली यांग उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये ली क्लैन की मिस्ट्रेस बा क्यून है और उनके बाजू में बैठा ली क्लैन का मिनिस्टर ली जियोंग है। तो उसी के साथ में उसके बाजू में बैठा ली क्लैन का सबसे बड़ा बेटा ली म्योंग जून है और उसके बाजू में बैठा ली क्लैन का तीसरा बेटा ली गुनसोंग है। इसके बाद ली क्लैन का सबसे बड़ा बेटा ली म्योंग जून बोलता है कि मुझे नहीं पता कि हमने इस उम्र में
रिचुअल के अंदर भाग लिया था, जिसे ली क्लैन का तीसरा बेटा भी हाँ बोलता है और आगे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि इन सभी को कहां से लाया गया है, लेकिन मैं इन सभी के बारे में जानना चाहता हूँ। जिसके बाद ली क्लैन के पेट्रियार्च इस रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं और सर्वेंट के पास जाकर ली हुआ को लेकर एक ब्लैक स्टोन के ऊपर बिठा देते हैं। जिसके बाद वो अपनी जेब के अंदर से एक छोटी सी चाकू को निकालकर ली हुआ की उंगली के ऊपर कट लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लड जैसे ही उस ब्लैक स्टोन के ऊपर गिरता है तो उसके अंदर से एक लाइट निकलती है और वो लाइट काफी सारे वेपनों के बीच में रखे एक दूसरे रेडिक रैंक शॉट के अंदर जाती है, जो कि हाथी दांत से बनी हुई एक तलवार होती है। वही ली क्लैन की पेट्रियार्च आगे सोचती है कि इस हाई रैंक की शॉट ने काफी समय से किसी को भी अपने मास्टर के रूप में पसंद नहीं किया है। जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उस तलवार को अपने पास ले आते हैं और सभी से बोलते हैं कि ये शॉट अब से ली हुआ की होगी। जिससे ली क्लैन की मिस्ट्रेस के पास खड़े कुछ लोग उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलते हुए कहते हैं कि आपकी फैमिली में एक न्यू टैलेंटेड बच्चा पैदा हुआ है। इसे ली क्लैन की मिस्ट्रेस सभी को थैंक यू बोलती है और वहीं वो अपने मन में कुछ सोच रही होती है। उसके बाद ली क्लैन के पेट्रियार्च यांग का रिचुअल स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर खड़े काफी सारे लोग आपस में बात करते हैं कि ये तो एक नाजायज बच्चा है जिसे बाहर से लाया गया है, तो ये इस रिचुअल में हिस्सा कैसे ले सकता है। जिसके बाद पेट्रियार्च ली हुआ को लेकर उस ब्लैक स्टोन के ऊपर बिठा देते हैं और उसकी भी उंगली में कट लगा देते हैं। जिसके बाद वो उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी गर्व है। तो वहीं ली यांग सोचता है कि यही वो समय है जिस समय मुझे पास्ट लाइफ में हेवन रैंक की स्वॉर्ड मिली थी। इसके बाद जैसे ही उसके हाथ से ब्लड की एक ड्रॉप निकलकर उस ब्लैक स्टोन के ऊपर गिरती है, जिसके बाद हम ली क्लैन के मिस्टर ली जोंग को देखते हैं, जो कि ली क्लैन की मिस्ट्रेस की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि ये अभी काफी बैड मूड में है और आगे सोचते हैं कि मेरे भाई का एक छुपा हुआ बेटा, ये शायद काफी आम बात है, लेकिन उसे नाजायज बेटे के तौर पर इस जगह पर सर्वाइव करना काफी मुश्किल होगा। तभी उन्हीं के पीछे से ली क्लैन के हेड एडलर ली चियोंग जून आते हुए बोलते हैं कि आप इसके अंदर काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिससे ली जोंग हेड एडलर को देखकर सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो मुझे काफी संभल कर रहना चाहिए। जिसके बाद हेड एडलर आगे बोलते हैं कि ये बच्चा पेट्रियार्च का है, जिससे ली योंग हाँ बोलते हैं और आगे बोलते हैं कि इसे शैडो स्क्वाड ने ढूंढा है और जिसके बाद में वो इसे इस जगह पर ले आए। जिसे हेड एडलर आगे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि पेट्रियार्च क्या सोच रहे हैं और इस नाजायज बच्चे को स्किल सिलेक्शन रिचुअल में क्यों ले आए, और आगे बोलते हैं कि ये रिचुअल नाजायज बच्चे के किसी भी काम का नहीं है। जिसे ली जोंग गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि आपको आपकी बातों पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो वहीं हेड एडलर आगे बोलते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन एक नाजायज बच्चा इस रिचुअल में एक भी वेपन को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक नाजायज बच्चा नाजायज ही होता है और उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। जिसे ली जोंग गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि तुम अपनी बातों पर कंट्रोल करो, कि अब मैं दोबारा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी उन्हें अपने सामने से काफी तेज लाइट आती हुई दिखाई देती है। वहीं उस तेज लाइट को देखकर वो सभी काफी हैरान होते हैं और वहीं हेड एडलर काफी परेशान होते हुए बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो वहीं ली जोंग काफी खुश होते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जिसके बाद हम उसी प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं जहाँ से काफी तेज लाइट आ रही होती है। वहीं इस लाइट में स्प्लिट स्फीयर और आयरन विल्ड ब्लेड के साथ ही डिवाइन स्वॉर्ड और डिवाइन क्रॉसबो ली हुआ के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहीं इन सभी वेपन ने अपने मास्टर को पहले कर लिया था, वो सभी ली यांग के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं ली क्लैन का सबसे बड़ा बेटा अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये स्वॉर्ड भी ली हुआ के पास जाना चाहती है और आगे बोलते हैं कि मेरे सबसे छोटे भाई के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, जिससे ली क्लैन के तीसरा बेटा भी देख रहा होता है। वहीं इतने सारे वेपन को ली हुआ के पास इकट्ठा देखकर वहां पर खड़े सभी लोग काफी हैरान होते हैं और आपस में बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ली क्लैन के पेट्रियार्च सभी लोगों को शांत होने का बोलते हैं और आगे बोलते हैं कि क्लैन के लॉ के हिसाब से अब वो सभी ली यांग के होने चाहिए। जिसके बाद आगे बोलते हैं कि ये सिचुएशन सिंपल नहीं है, तो मैं किसी से सजेशन लेना चाहता हूँ। तभी ली क्लैन के मिनिस्टर ली जोंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि क्या मैं सजेशन दे सकता हूँ, और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ली क्लैन लॉ के हिसाब से अब ये सभी वेपन ली यांग के होने चाहिए, तो हमें स्किल सिलेक्शन रिचुअल के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। तो क्यों ना हम इस बात का फैसला उसी के ऊपर छोड़ दे कि जिस भी वेपन को चूज करता है उसे हम वो वेपन दे दें। जिसे ली क्लैन के पेट्रियार्च अपनी पावर का यूज करके सभी वेपन को हवा में उड़ाते हुए एक लाइन में ले आते हैं और बोलते हैं कि आपकी सजेशन के हिसाब से मेरे बच्चे के लिए सही रहेगा। और ली यांग को भी अपनी पावर का यूज करके उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतारकर जमीन पर बिठा देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें इनमें से कौन सा वेपन पसंद है, और उसके सामने सभी वेपन को खड़ा कर देते हैं। जिससे ली यांग अपने मन में सोचता है कि ये मेरी पास्ट लाइफ से काफी अलग हो रहा है, पर ये मेरे लिए काफी अच्छा है, और आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मैं इस सिचुएशन बाहर निकल कर रहूंगा। जिसके बाद ली यांग आगे बढ़ते हुए फ्रेंच स्वॉर्ड और होली स्पीयर से आगे निकल जाता है और सोचता है कि इनमें से ज्यादातर वेपन को उस समय पर बनाया गया है जिस समय सूर्य और चांद तारे ये सभी एक ही दिशा एक ही लाइन में थे, तो मुझे इन सभी को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है और अपना हाथ एक वेपन की तरफ आगे बढ़ाता है, जिससे ली क्लैन के पेट्रियट हैरान होते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि इस तलवार को ली क्लैन के फाउंडर ने अनएक्सप्लोर्ड एरिया के अंदर ढूंढा था और ये वेपन के ऊपर काफी धूल लगी हुई है और इस ब्लैक टॉलाइट वेपन की पावर के बारे में कोई नहीं जानता और इस स्वॉर्ड की एबिलिटी के हिसाब से इसे दूसरे हाई लेवल वेपन भी नहीं माना गया, लेकिन ये वेपन हमारे फाउंडर के साथ जुड़े होने की वजह से इसे दूसरे हाई लेवल वेपन के साथ में रखा गया। और आगे सोचते हैं कि मेरे सभी पूर्वजों में से किसी ने भी इस वेपन ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया, तो क्या ये एक नए जन्मे बच्चे के लिए सही रहेगा। इसके बाद पेट्रियट ली यांग को अपने हाथ में उठा लेते हैं और बोलते हैं कि क्या ये स्काई की एक और इच्छा है, और सभी लोगों से अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि ली यांग ने ब्लैक टॉलाइट स्वॉर्ड को चूज किया है और अब से ये वेपन उसी का हुआ। जिसके बाद वो रिचुअल को खत्म कर देते हैं। तो वही ली क्लैन की मिस्ट्रेस आगे सोचती है कि ये एक नाजायज बच्चा है और अगर ये हमारे रास्ते में आता है तो हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद हम ली यांग को 9 साल बाद देखते हैं, जहाँ पर ली यांग बोलता है कि नैनी में दोपहर की ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। तो वही नैनी वही सर्वेंट होती है जो ली यांग को बोलती है कि मुझे अपने साथ चलने दो, जिसे ली यांग बोलता है कि मैं अब खुद जा सकता हूँ। जिसे नैनी बोलती है कि लेकिन यंग मास्टर दूसरे ट्रेनिंग एरिया खाली है, तो आप जोन 1 में क्यों जा रहे हैं। जिसे ली यांग बोलता है कि वहाँ पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तभी उन्हें अपने पीछे जोन नंबर 7 के अंदर आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहीं पर ली हुआ जोन नंबर 7 के अंदर ट्रेनिंग करती हुई दिखाई देती है। इससे ली यांग सोचता है कि ये ली क्लैन में 8 नंबर की बच्ची है। जिससे नैनी बोलती है कि यंग मास्टर आपको उसे अपनी बड़ी बहन बोलना चाहिए क्योंकि वो आपसे 5 महीने बड़ी है। जिसे ली यांग बोलता है बड़ी बहन नहीं बोलने वाला। ली हुआ का इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है कि आपको अपनी स्वॉर्ड को ऐसे चलाना चाहिए जैसे कि वो आपकी बॉडी का एक हिस्सा हो, बिना आपको चोट लगे। और वो इंस्ट्रक्टर बार बार ली हुआ को सही तरीके से स्वॉर्ड को चलाने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से गुस्सा होकर ली हुआ अपनी स्वॉर्ड को उसी जगह फेंक देती है और उस इंस्ट्रक्टर से आगे बोलती है कि सर आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं और इसे कोई नहीं फर्क पड़ता उस स्वॉर्ड को कैसे पकड़ के रखा है। जिससे वो इंस्ट्रक्टर ली हुआ को शांत कराते हुए बोलते हैं कि ये सभी आपके लिए कर रहे हैं और हम एक बार इसे फिर से कोशिश करते हैं, शायद आप सही से कर पाएंगे। ली यांग इंस्ट्रक्टर को देखते हुए बोलता है कि ये कौन है। तो वहीं नैनी बोलती है कि ये सेबुनी स्क्वाड के कमांडर ली यून है। जिससे ली यांग बोलता है कि ये कमांडर 9 साल के बच्चे को सिखाने के लिए काफी सही टीचर है। इससे नैनी यांग की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं अपनी कमी की वजह से आपका सही तरीके से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तो वहीं लेडी हुआ बचपन से ही काफी हेल्दी खाना खाकर बड़ी हुई है। जिससे ली हुआ बोलता है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसे कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जिससे नैनी काफी खुश होती है। तो वहीं ली हुआ बोलता है कि मेरे पास पहले से ही काफी अच्छे टीचर है। जिसके बाद हम एरिया जोन नंबर 1 को देखते हैं, जो कि ली क्लैन का स्ट्रीट मार्शल हॉल होता है, जहाँ पर ली यांग आते हुए सोचता है कि ये जगह ली क्लैन के लिए काफी अहम जगह है, लेकिन अब ये जगह पूरी तरीके से बदल चुकी है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर पुराने वेपन रखे गए हैं। जिसके बाद ली यांग एक पुरानी शॉट को लेते हुए बोलता है कि आज मुझे इसके साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और आगे सोचता है कि जब से मैं अपनी पास्ट लाइफ में वापस आया हूँ तब से मेरी लाइफ काफी बदल गई है। और एक लंबी सांस लेते हुए कॉन्सेंट्रेट करता है और सोचता है कि मेरे पास ये एबिलिटी आ गई है कि मैं किसी भी वेपन की मेमोरी को पढ़ सकता हूँ या चेक कर सकता हूँ। इसके बाद ली यांग वेपन के साथ जिन लोगों ने ट्रेनिंग की हुई होती है उन सभी लोगों की मेमोरी को देखता है और उसे रीड करते हुए ट्रेनिंग करने लगता है और आगे सोचता है कि मैं जितना वेपन के साथ जुड़ता हूँ उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैं उनकी मेमोरी को देख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। जिसे देखते हुए ली यांग 7 स्टार स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है और रुकते हुए सोचता है कि मैंने पिछले 2 साल में यहाँ पर रखे काफी सारे वेपन की मेमोरी को रीड कर लिया है। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है कि ये परफेक्ट 7 स्टार स्वॉर्ड है। वहीं एक व्यक्ति अंदर आता है, जिसे देखते हुए ली यांग बोलता है कि अंकल ली, और आगे सोचता है कि ली क्लैन के जनरल ली यान होंगे और ये 4th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हैं। जिसके बाद ली यांग उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है कि अंकल ली। तो वहीं अंकल ली बोलते हैं कि तुम हर रोज यहाँ आकर ट्रेनिंग करते हो, तो मैं तुम्हें काम पर जाते हुए और आते हुए देखता हूँ। और आगे बोलते हैं कि तुम्हें अपने भाई बहनों से भेदभाव को बर्दाश्त करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम इससे बाहर निकल जाओगे। जिसके बाद ली यांग बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मैं भी अभी ली क्लैन की ब्लड लाइन का एक हिस्सा हूँ। जिससे अंकल ली बोलते हैं कि तुम इस शॉट से साबित करके दिखाओ। जिसे ली यांग बोलता है कि हमारे ली क्लैन के नाम का भी यही मतलब है, तो मैं इसे खुद को साबित करके दिखाऊंगा। वहीं अंकल ली यांग के कॉन्फिडेंस को देखते हुए हैरान होते हुए सोचते हैं कि ये बच्चा नाजायज क्यों पैदा हुआ और उसे बोलते हैं कि अब तुम इस एज में पहुंच गई हो जहाँ पर तुम्हें नेम सेरेमनी में हिस्सा लेना चाहिए, तो क्यों ना मैं अगली नेम सेरेमनी में तुम्हारा
टीचर बनूं। इससे लियांग उन्हें मना कर देता है, जिससे अंकल ली काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा टीचर बनूं, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? वहीं लियांग उन्हें रोकते हुए बोलता है कि क्या कोई ऐसा रोल नहीं है जिससे कि मैं अगर नेम सेरेमनी से पहले किसी टीचर को रखूं तो जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम होगी। इससे अंकल ली बोलते हैं कि तुम्हारे दूसरे भाई बहन ने काफी सारे रूल तोड़कर ग्रेट टीचर से ट्रेनिंग ले रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। जिससे लियांग बोलता है कि मेरा मानना है कि कोई भी रूल तोड़ता है पर मैं रूल नहीं तोड़ना चाहता, मैं अपनी ताकत से सबको साबित कर दूंगा। जिसके बाद अंकल ली सोचते हैं कि क्या ये बस 9 साल का ही बच्चा है और उसकी आंखों को देखते हुए सोचते हैं कि ये मेरे बड़े भाई की तरह है और आगे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे मन को बदल नहीं सकता क्योंकि तुम अपने पिता की तरह जिद्दी हो। और आगे बोलते हैं कि फिर तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और आगे बोलते हैं कि तो क्या मैं कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जिसे लियांग सोचता है कि मैं आपसे इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आप ऐसा बोलें, और उनसे बोलता है कि हाँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जिसे अंकल ली बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो। वहीं लियांग बोलता है कि सीक्रेट वेयर हाउस के नीचे क्या है और उसे देखना चाहता हूँ। जिससे अंकल ली भी काफी हैरान